नमस्कार बच्चों, पंच परमेश्वर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। और इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें हमने दो दोस्तों का नाम सुना है, एक जुम्मन और एक अलगू चौधरी। अब यहाँ पहले सेशन में हमने जुम्मन के द्वारा उसके मौसी की तरफ जो व्यवहार था उसका वर्णन पढ़ा कि लेखक ने जुम्मन शेख की मौसी का बेबसी का उल्लेख किया है। जुम्मन शेख जब तक मौसी ने उसके खाला ने जब तक उसके नाम पर जायदाद नहीं करते हैं तब तक वो अच्छे से व्यवहार करता है उसके साथ, लेकिन जुम्मन शेख का व्यवहार बाद में बदल जाता है। जुम्मन शेख के व्यवहार से तंग आ चुकी थी उसकी मौसी। उसने जुम्मन शेख के प्रति अपनी शिकायत करने की निश्चय ठान लिया। इसके लिए वह कई दिन अपनी लाठी को संभालते हुए गांव में चक्कर लगाती रही। इस तरह वह अपनी झुकी हुई कमर को ले बहुत परेशान हो गई थी। उसकी अवस्था को प्राप्त कर मौसी को चलना भी कठिन हो रहा था। एक एक कदम चलकर उसे जाना पड़ता था और इस प्रकार वह पंचायत को बुला लेती है। फिर जुम्मन शेख की मौसी ने जब उसे पंचों का नाम पूछा तब जुम्मन शेख ने क्रोधित होकर कहा कि उसका मुंह न खुलवाए, वह जिसे चाहे उसे पंच बनाए। यह सुनकर मौसी ने उसे शिक्षा देते हुए कहा था कि वह खुदा का ध्यान रखकर अपनी गलतियों से डरने की कोशिश करे। उसने यह शिक्षा दी कि पंच या फिर जुम्मन के खिलाफ में वह पंचायत में किसे सरपंच के रूप में चुनती है तो वह अलगू चौधरी को कहती है। सरपंच होने पर सब शुरुआत में अलगू चौधरी मना कर देता है, लेकिन खाला के द्वारा उसे सरपंच के या पंच के जिम्मेदारी की याद आ जाती है और वह एक उचित न्याय देता है। अलगू चौधरी मौसी के लिए किसके खिलाफ? जुम्मन शेख के खिलाफ। जुम्मन शेख के खिलाफ वो बताता है कि जो साल में जो खेती करके जो पैसा आ रहा है उसमें से माहवारी रकम तो मौसी को दे दो, वरना नहीं तो मौसी का जायदाद फिर से तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी, वो फिर से मौसी के नाम पर चढ़ जाएगी। और इस प्रकार एक पंच के रूप में जब अलगू चौधरी आता है तो उचित न्याय करता है, लेकिन इस बात से दोनों मित्रों में अलगाव हो जाता है। जुम्मन जो है अलगू चौधरी से दुश्मनी कर लेता है, वो अपना शत्रु मानने लगता है और इस मौके की तलाश में रहता है कि कब उसे वह सबक सिखलाएगा। अब देखते हैं अगले कहानी में क्या हो जाता है। क्या जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में फिर से दोस्ती हो पाएगी या नहीं, या जुम्मन शेख उसे क्या सबक सिखलाता है, यह कहानी में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम कहानी को आगे समझते हैं। अब जुम्मन जो है वह अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन जाता है। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे ऐसा मौका मिल गया। अलगू ने बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उनमें से एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान भले ही संतोष कर जाए पर खुदा बदी से सजा देकर ही रहता है। अब देखिए अलगू ने जो पंचायत में न्यायदान किया था उसके 1 महीने से पहले ही उसका एक बैल मर जाता है। तो जुम्मन दोस्तों से यह बात कहता रहता है कि उसने जो न्यायदान किया था भले ही उसे संतोष प्राप्त किया होगा, लेकिन उसने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए ईश्वर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब अकेला बैल अलगू के काम न था, इसलिए उसने गांव के बनिया समझू साहू के हाथ बैल बेच दिया। 1 माह में बैल का दाम चुकाने का वायदा ठहरा दिया। अब देखिए अलगू चौधरी ने क्या किया था, उसके पास अब एक ही बैल बचा था, इसके लिए उसने गांव के समझू साहू को वो बैल बेच दिया था। अब समझू साहू ने भी उसे बैल की जो रकम थी वो नहीं दी थी। क्या तय हुआ था कि बैल का दाम 1 महीने के बाद 1 माह अर्थात 1 महीने के बाद समझू साहू जो है वह अलगू को पैसा देने वाला था, बैल का जो भी पैसा देने वाला ठहरा हुआ था। समझू साहू गांव से अनाज गुड़ आदि लाकर मंडी जाता अर्थात बाजार में जाता और वहां से नमक तेल आदि गांव लाता। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-3 4-4 चक्कर लगाने लगा। बैल से मेहनत तो इतनी लेता पर उसके दाने पानी का उचित प्रबंध बिल्कुल नहीं करता।
परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों में बैल की हड्डी पसली दिखाई देने लगे। अब देखिए साहू क्या करता था, बैल से बहुत ज्यादा काम करवा रहा था और काम के बदले में उसके खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इस कारण बैल जो था वो कमजोर हो गया था। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर के थके जाने पर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े बरसा बरसा कर दौड़ाने लगा। अब देखिए एक दिन क्या हुआ था कि साहू ने बहुत ज्यादा सामान लद दिया था गाड़ी पर और 3 चक्कर हो जाने के बाद भी वो चौथा चक्कर लगवा रहा था। अब बेचारा जानवर था, थक गया था और खाने पीने का उचित प्रबंध न होने के कारण उसकी कमजोरी और भी बढ़ गई थी। उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी, इतना वो कमजोर हो गया था। लेकिन साहू जो था वह अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा था, उसे ज्यादा काम कर रहा था। उसने उस दिन चौथी चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा था। अब जानवर जो था वो थक गया था, कमजोर हो गया था, उसका पैर नहीं उठ पा रहा था, तो साहू जी ने कोड़े बरसा बरसा कर उसे दौड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर जाकर बैल सुस्ताने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की चिंता थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से बरसाए। बैल ने जी जान से जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिरा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं, वह मर चुका था। अब देखिए यहाँ पर साहू ने क्या किया था, अत्यंत कठोरता के साथ, निर्दयता के साथ उस मूक जानवर से काम करवाया था। यहाँ तक कि उससे वो काम नहीं हो पा रहा था, फिर भी जोर जबरदस्ती कोड़े मार मार कर निर्दयता के साथ वह उसे काम करने पर मजबूर कर रहा था। और ऐसे में एक दिन अचानक से क्या हो गया, चौथे चक्कर पर जब वो बहुत दिन तक लगातार काम करने के कारण जानवर थक गया था, वह थोड़ा सुस्ताना भी चाह रहा था, लेकिन कोड़े बरसा बरसा कर साहू ने निर्दयता के साथ उसे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अतएव क्या हो गया, जानवर के बैल की शक्ति ने जवाब दिया, वो जमीन पर गिर गया और ऐसे गिरा कि वह फिर से न उठ पाया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बैल की मृत्यु का कारण कौन था, साहू साहूकार ही था। रात में साहू जी की गाड़ी से लदा सामान और रुपए चोर ले गए। अब देखिए और एक क्या घटना हो गई, एक तो बैल मर गया और साहू जी के गाड़ी पर जो सामान लदा हुआ था, रात हो जाने के कारण जंगल से रास्ते से शायद जाना पड़ रहा होगा और इसलिए रात में क्या हो गया था, साहू जी के सामान, गाड़ी पर जो भी सामान लदा हुआ था वो सामान और रुपए चोरी करके चोर लेकर गए। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू जली कटी सुनाने लगता। हारकर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। समझू को अलगू और जुम्मन के बैल का हाल मालूम था, इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। अब देखिए क्या हुआ था, साहू जी ने बैल के दाम तो दिए नहीं, बैल भी मर चुका था और अलगू बार बार पैसे मांग रहा था, लेकिन वो आनाकानी कर रहा था। तो इसके लिए फिर क्या किया, अलगू ने एक पंचायत बुलाई। अब समझू को अलगू और साहू जी को अलगू और जुम्मन का दुश्मनी पता हो चुकी थी और इसलिए सरपंच के रूप में उसने जुम्मन को चुना। उसे क्या लगा था कि जुम्मन उसकी तरफ से न्यायदान करेगा, इसलिए उसने सरपंच के रूप में जुम्मन को चुना। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। अब देखिए जुम्मन के मन में भी अलगू के प्रति क्रोध था। अब उसे लगा कि चलो अब अच्छा मौका आ गया है, उसने मेरी तरफ से न्याय नहीं दिया था, अब मैं भी क्या करूंगा, उसकी तरफ से न्याय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन सरपंच के उस आसन पर बैठा तो उसके मन में जो अलगू के प्रति गुस्सा था, क्रोध था, बैर का भावना था, शत्रुता की भावना था, वह उसका मन बदल गया। क्योंकि उसे वहां पर बैठने पर पता चला कि पंच की तरह न्यायदान करना यह कोई आम बात नहीं होता है, बल्कि पंच उस समय कोई आम इंसान न होकर एक ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है। वह अलगू चौधरी से अपना पुराना बैर भाव भूल गया। उसमें दायित्व का बोध जाग गया। अब देखिए जैसे ही वह सरपंच के आसन पर बैठा तो वह अपने सारे गुस्सा को, क्रोध को भूल जाता है और एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व का बोध उसके अंदर निर्माण हो जाता है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। अलगू चौधरी और समझू साहू ने अपनी अपनी बातें बताई।
सभी पंच इस बात पर एकमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो पंच इस कारण से रियायत करना चाहते थे कि बैल के बीच रास्ते में मर जाने के कारण समझू की हानि हुई है। इसके विपरीत अन्य पंच पूरी कीमत दिलाने के अलावा समझू को दंड भी देना चाहते थे, क्योंकि उसने बैल को निर्दयता से मारा था। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था कि कुछ पंच का मत एक मत नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या हुआ था, भले ही गलती समझू की थी, लेकिन समझू का भी तो नुकसान हुआ था कि बैल अचानक से मरने के कारण रास्ते में जो बैल मर गया था, तो रास्ते में उसके पैसों की और सामान की चोरी हो गई थी। इसलिए पंचों में न्यायदान पर एकमत नहीं हो रहा था। अब दूसरे जो विपरीत न्यायदान करने वाले जो पंच थे, उन्हें लगता था कि समझू को पूरी कीमत तो दिलाना ही चाहिए, अलगू को पूरे पैसे देना ही चाहिए, बल्कि और भी उसको दंड करना चाहिए, क्योंकि उसने बेचारे मूक जानवर बैल से निर्दयता के साथ व्यवहार किया था और उसके निर्दयता के कारण ही बैल की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसे दोगुना दंड देना चाहिए, ऐसे कुछ पंचों का मानना था। उसके अनुसार बैल की मृत्यु इस कारण हुई थी कि उसके बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का प्रबंध अच्छा न किया गया था। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम चुका दे। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय अलगू पूरी कीमत लेकर ही बैल देते तो यह सवाल ही पंचायत के सामने न उठाया जाता। अब देखिए यहाँ पर अलगू चौधरी के प्रति वैमनस्य की भावना भी वह भूल चुका था और एक दोस्त के भावनाओं को भी उस समय वह नजरअंदाज करता है, क्योंकि वह वहां पर एक पंच के रूप में बैठा हुआ था। और इस प्रकार जुम्मन ने एक उचित न्यायदान उस समय किया था कि उसने क्या न्याय बताया था कि साहू को उचित बैल के पूरे दाम दे देना चाहिए। और अगर क्योंकि जिस समय अलगू ने बैल बेचा था उस समय बैल जो था वो ठीक ठाक था, कमजोर नहीं था, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। उस समय अगर बैल की पूरी कीमत अलगू उस समय लेता तो यह न्यायदान की बात नहीं आती, क्योंकि क्या हुआ था, अलगू का दिल बड़ा था। उसने उस समय समझू से किसी कारणवश पैसे की तगादा नहीं लगाई थी, उसे लगा था कि बाद में पैसे लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस समय अगर वो पूरे पैसे ले लेता तो उसके बाद बैल मर जाता है तो वो उसका प्रश्न नहीं था, इसलिए वह इस प्रकार से न्यायदान करता है। अब देखिए जब न्यायदान की बात होती है तो अलगू के द्वारा जमनू के द्वारा जो न्यायदान किया गया था वह उचित था। उपस्थित जनता ने जय जयकार कर उठी, पंच परमेश्वर की जय। सभी कह रहे थे कि इसी को न्याय कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। यह मनुष्य का काम नहीं, यह परमेश्वर का काम है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है? इतना अच्छा न्यायालय कहाँ पर दे पाता है? तो देखिए यहाँ पर जुम्मन ने जो न्यायदान दिया था वो उचित था और इसीलिए कहा गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात सही और निष्पक्ष न्याय या निष्पक्ष न्यायदान करना, निर्णय लेना, उसे दूध का दूध और पानी का पानी कहा जाता है। तो इस प्रकार पंच जब न्याय देने के लिए आता है तो वो परमेश्वर होता है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी पंच परमेश्वर बताया गया है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र होता है और न ही शत्रु। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता है। अलगू भी खुशी से मारे रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दोनों उस दिन से दोस्त हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी भरी हो गई। तो इस प्रकार एक पंच जो होता है वो परमेश्वर होता है, न किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है। तो बच्चों इस प्रकार इस कहानी से बहुत ही सुंदर सीख मिली है हमें कि हमें हमेशा उचित न्याय देना चाहिए, निष्पक्ष होकर न्यायदान करना